हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम बात करेंगे मालवा के परमार शासक के बारे में। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर देखेंगे, तो इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर लिया है गुर्जर प्रतिहार। इससे पहले हमने देखा कि राजपूतों की कैसे उत्पत्ति हुई, उस बारे में हमने बात किया है। फिर हमने देखा गुर्जर प्रतिहार के बारे में, चौहान के बारे में, चंदेल के बारे में और गढ़वाल के बारे में, जो कि प्रतिहारों के सामंत थे। उसी क्रम में देखेंगे मालवा के परमार शासक, जो प्रतिहारों के ये भी सामंत ही थे। और ये भी जब प्रतिहार का पतन होता है या फिर वो निर्बल होते हैं तो ये भी स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, इनसे जुड़ी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि जो मालवा के परमार शासक थे, उनके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र कृष्णराज। ठीक है, उपेंद्र कृष्णराज इनके संस्थापक थे। ये इनका साम्राज्य था। ये देखिए जो लोकेशन है, ये धारा इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग इतने दूर में भारत के इन क्षेत्रों में जो है कि परमार शासन करते थे। इनका शासन क्षेत्र था। इनके संस्थापक जो है उपेंद्र कृष्णराज थे। और इनका देखेंगे परमार वंश, जो परमार वंश था उनके बारे में हमें जानकारी जो है कि हर्षोल अभिलेख से मिलती है। जो किसका है? शीयक द्वितीय। इसी वंश का एक शासक होता है शीयक द्वितीय। इसी के हर्षोल अभिलेख से हमें परमार वंश की जानकारी मिलती है, उनकी वंशावली मिलती है और उनके इतिहास के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये शीयक द्वितीय को हर्ष भी कहा जाता है, इसका एक नाम हर्ष भी है। और इन्हें इसे मतलब वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता या फिर वास्तविक संस्थापक भी कहा जा सकता है परमाणु की। ये है शीयक द्वितीय। अगर संस्थापक कौन है तो उपेंद्र कृष्णराज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो दूसरे जो महत्वपूर्ण शासक है वो है मुंज। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मुंज, जिनका टाइम पीरियड 972 से 994 ईस्वी है। परमाणु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शासक और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें है मुंज। तो मुंज के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मुंज है, उन्होंने धारा में, जो इनकी राजधानी थी परमाणु की राजधानी धारा में, मुंज सागर झील। तो मुंज सागर झील किसने बनाया? तो नाम से पता चलता है कि भोज मालवा के परमार शासक मुंज ने इसका निर्माण कराया, मुंज सागर झील का। दूसरा हम लोग देखेंगे नौशांग चरित्र। ठीक है, नौशांग चरित्र की रचना किसने की है? तो नौशांग चरित्र में जो कि नौशांग चरित्र इन्हीं के दरबारी में थे, तो इन्हीं के दरबार के लेखक पद्मगुप्त ने इसकी रचना की है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि नौशांग चरित्र की रचना किसने की है? ये पद्मगुप्त ने की है। ठीक है, ये मुंज के दरबार में रहते थे। तो इसमें मुंज को उत्पल राज कहा गया है। ठीक है, उत्पल राज कहा गया है। और मुंज को कवि मित्र भी कहा जाता है, यानी कि शासक के साथ साथ एक विद्वान भी थे और एक कवि भी थे। तो इनकी एक उपाधि हमें कवि मित्र की मिलती है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे 10 रूपक। 10 रूपक किसकी रचना है? धनंजय। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसकी रचना है। धनंजय ये भी मतलब कि परमार शासकों के दरबार में रहते थे और इन्होंने इसकी रचना की है। ठीक है, दशों रूप वो लोग तथा काल निर्णय के लेखक कौन है? धनिक है। ये लोग मुझ परमार के दरबार में थे, इनके दरबारी थे। तो इसमें जिसमें हम लोग देखेंगे कि नौशांग चरित्र की रचना पद्मगुप्त ने की है, 10 रूपक के धनंजय और दशों रूप लोग की, और काल निर्णय की धनिक। ये काल निर्णय भी काफी बार पूछा हुआ एग्जाम में है कि काल निर्णय की रचना किसने की? तो धनिक ने की है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मुंज ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की है। तो पहला है पृथ्वी वल्लभ, श्रेय वल्लभ और अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष एक राष्ट्रकूट शासक भी था। जैसी राष्ट्रकूट शासकों जैसी उपाधियां इन्होंने धारण की है, यानी कि ये सब उपाधियां राष्ट्रकूट शासक ने भी धारण की है, तो ऐसी उपाधियां मुंज ने भी धारण की है। दूसरे अगर इंपॉर्टेंट शासक की बात करें तो इसमें है, दूसरा जो शासक बनता है मुंज के बाद, वो है सिंधुराज। ठीक है, सिंधुराज या फिर सिद्धराज भी कहा जाता है। सिंधुराज, जिनका टाइम पीरियड 994 से 10,010 है। ठीक है, मतलब 1010 है, सॉरी 1010 ईस्वी है। ठीक है, इन्होंने नौशांग चरित्र में, इन्हीं की जीवनी है जो नौशांग चरित्र है। किसकी रचना है ये? तो नौशांग चरित्र जो कि पद्मगुप्त की रचना है, ये इन्हीं की जीवनी है। याद रखिएगा, कभी कोई पूछ देता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है या फिर इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें सिंधुराज जो परमार शासक थे उनकी जीवनी है, जिसे पद्मगुप्त ने लिखा है। सिंधुराज ने कुमार नारायण, शाहशांग आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है? दूसरे का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी शासक की बात आती है, परमार, अगर परमार का नाम ही ले या फिर मालवा के परमारों की बात आती है, तो सबसे पहले लोग भोज को याद करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। एक गुर्जर प्रतिहारों में भी शासक थे, उन्हें भी मतलब प्रतिहारों का भोज कहा जाता है या फिर मिहिर भोज। वो मिहिर भोज थे, वो प्रतिहारों के थे, उनके काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। और एक है परमारों के भोज। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड 1010 से 1055 है, याद रखिएगा। इन्होंने भोज ने
उज्जैन के स्थान पर धारा को अपनी राजधानी बनाई थी। यानी कि हम लोग देखेंगे कि पहले जो उनकी राजधानी थी उज्जैनी थी, यहाँ पे इनकी राजधानी थी, और इसके बाद इन्होंने धारा किसने बनाया था? ये भोज ने बनाया था। ठीक है, ये भोज ने बनाया था धारा की राजधानी, और पहले इनकी क्या थी? उज्जैनी राजधानी थी। तो परमाणु की 2 राजधानी थी, तो उज्जैन के स्थान पर धारा को किसने राजधानी बनाई थी? तो भोज ने बनाया था। इनकी सभा का जो नाम था वो भुवन विजय था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो परमार भोज थे उनकी सभा का क्या नाम था? उनकी सभा का नाम भुवन विजय था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि एक मतलब कि शिव मंदिर था, उसे बनाया था। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर क्या था, तो नारायण से लोग सोचते हैं कि एक विष्णु मंदिर है, लेकिन ये शिव मंदिर है, इसलिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये एक शिव मंदिर था जो जो इन्होंने चित्तौड़ में बनवाया था। इन्होंने अपनी विद्या काफी एक विद्वान थे, और अपनी विद्वता के कारण, यानी कि विद्वता के कारण एक कवि भी थे, तो इन्हें कविराज, ठीक है, ये उल्लेख मतलब उदयपुर के प्रशस्ति मध्य प्रदेश में मिलता है, जिसमें इन्हें कविराज कहा गया है, जो कि विदिशा जिले में है, एमपी के विदिशा जिले में है। तो यहाँ पे इन्हें कविराज कहा गया है, और कविराज की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, तो इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भोज की मृत्यु हुई थी, तो भोज की मृत्यु पे एक मतलब प्रसिद्ध कविता है कि किसकी मृत्यु पे ये कहा गया है, तो इसका उल्लेख जो धनपाल थे उनके दरबार में, धनपाल की तिलक मंजरी, जो कि इन्होंने अपनी मतलब जब इसकी जो वास्तविक प्रति रहती है वो नष्ट हो जाती है, तो फिर ये अपनी पुत्री की स्मृति पे इसको लिखते हैं। तो उनकी पुत्री का नाम तिलक था, तिलक मंजरी था, तो उन्हीं के नाम पे इस बुक का नाम तिलक मंजरी लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराज दिवंगते। यानी कि जब कहते हैं कि जब मतलब कि भोज की मृत्यु होती है तो सरस्वती निराधार हो जाती है, उनका कोई आश्रय नहीं रह जाता है। तो यही कहा गया है भोज की मृत्यु पे। कभी कभी आता है कि ये जो लाइन है ये किस शासक की मृत्यु पे कहा गया और कहाँ से कहा गया है, तो ये धनपाल की तिलक मंजरी में, याद रखिएगा, और भोज परमार शासक के बारे में ये कहा गया है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, किसी किसी की विषय वस्तु भी पूछी जाती है, तो इन्होंने बहुत सारे विषयों पे ग्रंथ लिखे, इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इनके ग्रंथ के बारे में। तो पहला है व्यवहार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी। इन्होंने बहुत अलग अलग विषयों पे, कभी मतलब वास्तु निर्माण, कभी इन्होंने संगीत पे, आयुर्वेद पे, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग विषयों पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। फिर दूसरा है चंपू रामायण, अवनी कुमार, खंड काव्य, तत्व प्रकाश, आयुर्वेद सर्वस्व, जो कि स्थापत्य शास्त्र पे है, शमनांग सूत्रधार, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, राजमार्तंड, युक्ति कल्पत्रु, ये जो है कि नाव पे है, इसमें बहुत सारे नाव के बारे में जानकारी मिलती है। ये पूछता है कि जो युक्ति कल्पत्रु है इसकी विषय वस्तु क्या है, फिर इस पे किसका जिक्र किया गया है, तो ये जो है कि नाव के बारे में है। ठीक, अलग अलग नाव का कैसे निर्माण होता है, क्या क्या चीजें लगती है, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, राजमृगांक, नाम मालिका, और ये जो तत्व परीक्षा है, इन्होंने भी इसी की रचना की है, जो कि एक शैव धर्म से संबंधित पुस्तक है। ये जितने भी मतलब आपको टोटल 22 पुस्तक लिखनी है, और भी बहुत सारी पुस्तक इन्होंने लिखी है, लेकिन ये सारे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारी रचना किसकी है? ये भोज परमार ने की है। इसे याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है? दूसरा हम लोग देखेंगे, आपको हमने बताया कि जो युक्ति कल्पत्रु है किसमें है, विभिन्न प्रकार के नाव के निर्माण के बारे में इस पे चर्चा की है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो इनकी रचना थी सम्रांग सूत्रधार। ठीक है, इसमें क्या है, तो वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में है। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिक उपकरणों का इन्होंने बहुत सारे जो काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण जो आज के समय में दिखते भी हैं, उनके बारे में भोज परमार ने जो है कि काफी डिटेल से इस बुक में बताया था। ये भी पूछा जाता है कि किस पुस्तक में वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में इन्होंने बताया है, या फिर सम्रांग सूत्रधार की विषय वस्तु क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, भोज को कविराज एवं मध्ययुग का विक्रमादित्य, तो कभी कभी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि मध्ययुग का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो ये है परमार भोज, और इन्हें कविराज इनकी विद्वता के कारण कहा गया है। दूसरा हम देखेंगे, भोज के दरबारी कवि उव्वट थे। ठीक है, कभी पूछ देता है कि इनके दरबारी कवि कौन थे, तो उव्वट थे, इन्होंने मंत्र भाष्य लिखा था, तथा वैदिक साहित्यकार पे इन्होंने टीका भी लिखी थी। इन्होंने बहुत सारे नगर भी बसाए, जैसे कि भोजपुर नगर, ठीक है, इन्होंने बसाया अपने नाम पे, तथा भोजसर नामक एक तालाब भी बनवाया था। ठीक है, इनकी रानी अरुंधति थी, वो भी एक विद्वान थी, जैसे कि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, उन्होंने कुछ कुछ विषयों पे पुस्तक लिखी है, और 11वीं सदी में धारा,
मध्य भारत में संस्कृत शिक्षा का केंद्र बन गया। यानी कि उन्होंने वहाँ पे एक संस्कृत विश्वविद्यालय के मतलब नगर बसाए, तालाब बसाए, एक संस्कृत विद्यालय भी बसाया और एक वाग्देवी देवी की प्रतिमा भी बनाया, यानी कि माँ सरस्वती की एक प्रतिमा भी बनवाया है उन्होंने। भोज ने धारा में भोजशाला नामक एक संस्कृत महाविद्यालय, जिसे सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, उस सरस्वती कंठाभरण भी कहते हैं, की स्थापना की और इनकी एक रचना भी है सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। तो इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना की और उसमें वाग देवी, यानी कि सरस्वती माँ को वाग देवी भी कहा जाता है, उनकी प्रतिमा भी स्थापित की। ये जो प्रतिमा है, आज जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें मिलता है, उस पे जो सरस्वती माँ की प्रतिमा है इसी से ली गई है। जो यहाँ पे भोज ने जो प्रतिमा स्थापित की है इस संस्कृत विद्यालय में, तो वहाँ पे जो ये प्रतिमा है वही प्रतिमा जो है कि आपको देखने की मिलेगी, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उस पर स्थापित रहता है, उसका प्रतीक है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोस द्वारा स्थापित वाग्देवी की प्रतिमा से ये सब ली गई है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जिसका मूर्तिकार कौन है? मंथन है। जो वाग्देवी की प्रतिमा बनाया है उसका मूर्तिकार मंथन ने किया है। वाग्देवी प्रतिमा वर्तमान में जो है कि ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। जो जब ब्रिटिश आए थे तो उसे अपने यहाँ अपने साथ लेके चले गए और अभी वो ब्रिटिश संग्रहालय में है, अपने पास नहीं है। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है, मुगल हिस्ट्री अकबर के समय लिखा गया है, अबुल फजल। उसके अनुसार जो भोज परमार थे उनकी राजसभा में 500 विद्वान रहते थे, ठीक है। उनके विद्वान तो वो खुद ही एक विद्वान तो थे ही और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। इसमें जो है कि जो प्रमुख विद्वान थे उसमें भास्कर भट्ट, दामोदर नीस, धनपाल, जिन्होंने तिलक मंजरी लिखा है और जिनकी रचना से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है भोज परमार के बारे में, तो ये इन्हीं के दरबार में रहते थे। धनपाल ने तिलक मंजरी तथा पाइन लक्ष्मीमाला की रचना की, ये दोनों धनपाल ने लिखा है, ठीक है। तिलक मंजी जो है कि धनपाल की पुत्री थी, आपको हमने बताया। और जब मूल ग्रंथ नष्ट हो जाता है तो अपनी मतलब कि स्मृति से जो उनकी पुत्री को जो भी याद रहता है तो उसने बोलकर अपने पिता से पुनः लिखवाया था, इसलिए इसका नाम तिलक मंजरी उनकी पुत्री भी रख दिया जाता है। और इसमें भोज परमार के बारे में वर्णन है कि उनके दरबार में कैसे सारे विद्वान रहते थे और उनकी मृत्यु के बाद फिर क्या हाल हो गया था उनके दरबार का, ये सारी चीजों का जिक्र है। और इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां भी रखा गया, तो उसमें लिखा गया है। दूसरा हम लोग देखेंगे उदयादित्य, जो इसी मतलब वंश का एक शासक था। उदयादित्य ने विदिशा के पास, जो कि एमपी में पड़ता है, उड़ीसा एक जिला है एमपी का, उदयपुर नगर बसाया था, जो कि एक भोज परमार शासक था। देखेंगे दूसरा उदयपुर में इसने नीलकंठेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया है, जो कि उदयपुर में ही है। और हम लोग देखेंगे कि परमारों की बहुत सारी शाखाएं भी थी, जिसमें धारा हो गई, जिनकी एक राजधानी भी बनती है। चंद्रावती जो कि माउंट आबू में है, चंद्रावती है। बागड़ या फिर बांसवाड़ा के परमार, ज्वालीपुर या फिर जालोर जो कि राजस्थान में है, किरातपुर, किराड़ू या फिर बाड़मेर, ये इनकी शाखाएं थी अलग अलग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है धारा के परमार है, ठीक है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। और देखेंगे दूसरा, इनमें धारा उज्जैन, ठीक है, पहले इनकी उज्जैन थी, इन्हें उज्जैन की भी परमार कहा जाता है और धारा की, क्योंकि पहले इनकी जो राजधानी थी वो उज्जैन थी, बाद में धारा बनती है जिसे भोज परमार बनाते हैं। ये सबसे प्रमुख थी। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो गुर्जर प्रतिहार थे उनकी भी बहुत सारी शाखाएं थी, जैसे 26 शाखाएं थी, ठीक है। वैसे ही जो है कि परमाणु की बहुत सारी शाखाएं थी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट धारा के हो गया, जैसे गुर्जरों में देखेंगे हम लोग तो मंडोर के जो है कि बहुत फेमस में, बाद में भीनमाल के, उज्जैन के, ऐसे ऐसे बनते गए। तो वैसे ही परमाणु में भी था। देखेंगे दूसरा, परमार शासक नरवर्मन, जो 1093 से 1133 ईस्वी में ये शासन करते हैं। इन्होंने नारायण की उपाधि धारण की, निर्वाण नारायण की। और उसके बाद देखेंगे कि अंततः परमार धीरे धीरे बहुत दुर्बल हो जाते हैं। भोज के बाद धीरे धीरे परमारों का पतन स्टार्ट हो जाता है और कुछ उतने मतलब कि प्रबल शासक नहीं, उतने शक्तिशाली शासक नहीं हुए जो साम्राज्य को संभाल सके। और फिर मुस्लिम आक्रमणकारी भी आने लगे और उनसे वो लड़ नहीं सके। और अंततः देखेंगे कि जब खिलजी वंश का शासन होता है तो 1305 ईस्वी में जब खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करता है और उसके बाद जो शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा शासक, इसके टाइम में परमाणु का पूर्णतः पतन हो जाता है। और उस टाइम शासक होते हैं मोहल्लक देव परमार, ठीक है, इन्हें परास्त कर मालवा पर अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी परमारों के अस्तित्व को समाप्त करता है और परमार वंश का विनाश हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं परमारों के बारे में, जिसपे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संस्थापक देखते हैं, वास्तविक संस्थापक देखते हैं, इनका क्षेत्र देखते हैं, जो इनकी पहली राजधानी उज्जैन रहती है। बाद में भोज परमार ने इसे धारा बनाया। और मुंज के बारे में देखते हैं, उनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि इस टाइम
परमाणु के शासक थे। सिंधु राज्य के बारे में देखते हैं, वो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखते हैं कि कैसे इनके धीरे धीरे पतन होता है। इनके दरबारी कवियों के बारे में देखते हैं, जिनसे जिनसे हमें इनकी रचनाओं से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है परमाणु के बारे में। और कौन से ऐसे अभिलेख है जिससे हमें सूचना मिलती है। तो ये सारे हमारे परमाणु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।